गुड मॉर्निंग दोस्तों। वैसे जैसे न्यूज है, गुड मॉर्निंग तो नहीं कह सकते। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कल आंध्र प्रदेश में ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और बताया जा रहा है कि यहाँ पे 8 लोग के मरने की आशंका है। अब देखिए, ये डेटा है, ये आपको कहीं 8 मिलेगा, कहीं 9 मिलेगा, कहीं 10 भी मिलेगा, तो कहीं पे 6 भी मिलेगा। ये अलग अलग हो सकता है। तो उसको लेकर के ये नहीं सोचिएगा सर आपने 8 बताया था, हमने तो 9 पढ़ा है। उससे कोई मतलब नहीं है। जब ये फाइनली रिपोर्ट आती है ना, तब पता चलता है कि कितने लोग की जान गई थी और 32 लोग के आसपास घायल हैं। अब यहाँ पे जिनकी जान जा चुकी है उसके लिए 2 लाख रुपए का मुआवजे की घोषणा की गई है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। पर जिसकी जान गई है, क्या उसकी जान 2 लाख रुपए से वापस आ पाएगी? क्या उसकी भरपाई हम कर पाएंगे? हो सकता है कि वो अपने घर पे अकेला रहा हो, जो कमाने वाला रहा हो, जिसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड थी। हो सकता है कि अभी उसकी नई नई शादी हुई रही हो, या हो सकता है कि उसमें कोई बच्चे की जान गई हो जो आने वाले समय में हमारे देश का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा व्यक्ति बैठा था जो आगे चल के हमारे लिए एपीजे अब्दुल कलाम सर के तरीके से काम कर सकता था। तो जिनकी जाने गई हम उसकी कभी भरपाई नहीं कर सकते, चाहे वो 2 लाख रुपए दे दें, चाहे 2 करोड़ रुपए दे दें। पर वही कि डूबते को तिनके का सहारा। तो अभी जैसे ही जान गई, कुछ नहीं मिलता, इससे अच्छा तो 2 लाख रुपए ही मिल जाए, शायद उनकी फैमिली कुछ तो बाहर कर सके इस चीज से। हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई और हो जो बिजनेस करके आगे बढ़ जाए। तो इस तरीके से 2 लाख रुपए दे देना, मतलब कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, वही वाली बात है। और दूसरी न्यूज ये है कि दोस्तों, आप सभी को पता होगा, कोच्चि केरल में कल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। यहाँ पे 2,000 के आसपास लोग इकट्ठा हुए थे प्रार्थना करने के लिए। तो इन्हीं में बॉम्ब ब्लास्ट किया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है प्रारंभिक जांच यहाँ पे भी हुई है, अभी इसकी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आईईडी का यूज किया गया था। आईईडी क्या है? इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, इसको हिंदी में कहते हैं जुगाड़ू विस्फोटक पदार्थ। यहाँ पे एनआईए लगा दी गई है, अब उसकी जांच पड़ताल एनआईए करेगी। और अब जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ ना, फिर आप सभी को पता है कि क्या चलता है हमारे देश में। कुछ भी होता है तुरंत पॉलिटिकल गेम शुरू हो जाते हैं, ब्लेम गेम शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोग तो इसको इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो विवाद चल रहा है उससे जोड़ के देख रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो हमास के समर्थक हैं उन्होंने ऐसी घटना की है। इसमें एक आदमी ने सरेंडर भी किया है, तो उसका नाम मार्टिन करके कुछ है, उन्होंने सरेंडर भी कर दिया है। अब देखिए आगे क्या बात निकल के आती है, जब उनसे इंट्रोगेशन होगा तो वो क्या बताते हैं। बाकी और कौन कौन लोग इसमें शामिल है वो सारी चीजें अभी तुरंत तो पता नहीं चलेंगी, इसमें टाइम लगेगा। फिर कैसे कैसे पकड़ेंगे, क्या होगा, वो सारी चीजें जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो एक बार हो सकता है कि फिर से ये आर्टिकल न्यूज में आए, तो उसके बारे में हम देख लेंगे। ये रहा आप लोग के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। बात करिए, आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है? और ये यूपीएससी मेंस 2023 में आया है। ये ऐसा नहीं कि मैं आप लोग को हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। आप देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है, बस एकदम सिंपल सा है। और इसी से रिलेटेड हमने 2 या 3 दिन पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है पूरी डिटेल्स में, कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर की क्या स्थिति है और इस तरीके से क्या क्या चीजें चल रही हैं, कितना प्रतिशत पानी का यूज हम सिंचाई में करते हैं। तो वो सारे डेटा आप यूज कर सकते हैं। बाकी आप इसको उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग करें, क्योंकि इससे रिलेटेड आर्टिकल हम लोग 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करें आज के इंपॉर्टेंट डे की, तो आज है विश्व बचत दिवस, वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। ये प्रत्येक वर्ष 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई है, वित्तीय संकट के समय बचत हमें बचाती है। यहाँ पे बचाती रहेगा, वो मात्रा गायब हो गई होगी लिखते टाइम। कहते हैं ना कि सेविंग्स की आदत डालो, ये सेविंग्स है। जब आप छोटी छोटी चीजें करते हैं, आप छोटी छोटी बचत करते हैं, तो वो एक दिन बहुत बड़ी बचत हो जाती है। और कहीं ना कहीं ऐसा समय आता है कि जब वो हमारी बचत हमारे काम आ जाती है। जैसे कोई रोज 1 रुपए 2 रुपए बचा रहा है अपने जो भी डेली खर्च होता है उसमें से, कोई रोज 5 रुपए बचा रहा है, आप देखेंगे एक दिन ये बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। ऐसे कोई एक शायद वाईटी पे मैं शॉर्ट देखा था या कुछ न्यूज थी ऐसे, कि एक लड़का था, वो रोज कुछ पैसे इकट्ठा करता था, फिर वो एक समय के बाद उसने घर तक खरीद लिया उसी चिल्लर से। ऐसे कई बार आप लोगों ने कोविड के टाइम पे देखा होगा कि कुछ लोग चिल्लर ले जाकर के बाइक खरीद रहे थे, ऐसे बहुत सारी चीजें कर रहे थे। तो होता ही है ना कि हम एक एक 2-2 रुपए बचाते हैं। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से पानी पूरा भर जाता है। तो वही चीज होती है कि छोटी छोटी बचत करने की जो आदतें होती हैं, वो हमें एक दिन बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाती हैं। अब ये चाहे सिर्फ पैसे की बात नहीं कर सकते हम यहाँ पे, देखिए छोटी छोटी बचत और कहाँ पे, जैसे अगर हम अपने टाइमिंग की बचत करें तो वो भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम 5 मिनट 10 मिनट कर करके बचाएंगे, एक दिन में 1 घंटा हम एक्स्ट्रा निकाल लेंगे इस तरीके से, फालतू में टाइम नहीं जाएगा। तो बचत को आप और भी तरीकों से जोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे सिर्फ पैसे से ही जोड़ के देखिए। वैसे माना जाता है, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, सामान्यतः ये प्रचलन में है कि जो महिलाएं होती हैं खास करके शादी के बाद, वो बहुत ज़्यादा बचत करती हैं। जो उनको 2 रुपए 5 रुपए पॉकेट से मिलता है अपने हस्बैंड के, फिर वो उनके पास रहता है, वो वापस नहीं जाता है। तो जो भी 20-50 रुपए जो भी रहता होगा पॉकेट में कपड़ा धुलने के टाइम पे, तो सिर्फ महिलाओं का उस पर हक होता है। लेकिन ये भी है कि वो महिलाएं अपने लिए यूज नहीं करती हैं। जब भी बच्चों को ज़रूरत होती है या फिर उनके हस्बैंड को ज़रूरत होती है तो वो पैसा दे देती हैं, ऐसा नहीं कि वो अपने लिए खर्चा करती हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है कि एक स्टडी की गई है, एक अध्ययन प्रकाशित किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो डेवलप कंट्री हैं, यानी कि विकसित देश, ये लोग जो अपना इमिशन है, कार्बन उत्सर्जन है, उसको कम करने में असफल हो रही हैं। और ये 2030 तक और भी ज्यादा इसको उत्सर्जित करेंगी। ये बहुत ज्यादा योगदान दे रहे हैं कार्बन उत्सर्जन में। ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई CEEW के द्वारा। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है काउंसिल फॉर एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, यानी कि ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के द्वारा जारी की गई। दिल्ली स्थित एक
थिंक टैंक है, यानी कि सोच विचार का काम करता है, इस तरीके की रिपोर्ट ये जारी करता है, पर्यावरण से रिलेटेड, ऊर्जा से रिलेटेड ये चीज बताता है। और आप यहाँ पे नाम में ही देख सकते हैं, काउंसिल फॉर एनर्जी, इन्वायरमेंट और वाटर, यानी कि तीन चीजों के बारे में बताता होगा, ऊर्जा, पर्यावरण और जल के बारे में। तो उसी के द्वारा चीजें बताई गई। चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। बात की जा रही है दिल्ली स्थित थिंक टैंक ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद CEEW द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि विकसित देश मौजूदा कार्बन उत्सर्जन के 3/4 हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। यानी विकसित देशों के द्वारा वर्तमान समय 3/4 कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है और बाकी के लोगों के द्वारा मिलकर के 1/4 किया जा रहा है। और वर्तमान में जैसे उनकी हरकतें हैं, तो अगर इसी हरकतों को काम में रखते हैं, वो हरकतों को सुधारते नहीं, तो बताया कि इसी हरकत के अनुसार वो 2030 में वे अपनी प्रतिबद्धता से 38% अधिक कार्बन उत्सर्जित करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आ रही है कि अपनी प्रतिबद्धता से। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि वर्तमान समय 2050 तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन की बात करें, और हमारे देश ने इसको 2070 का टारगेट रखा हुआ है नेट जीरो कार्बन एमिशन के बारे में। तो यहाँ पे एक मिड टाइम रख दिया कि 2030 तक आप लोग बताएं कि कितना आप कमी करेंगे। तो वही जो टारगेट रखा गया है देशों के द्वारा 2030 तक कि हम इतना कमी करेंगे, उसके हिसाब से बता रहे हैं कि जितना इन्होंने टारगेट रख रखा है उससे भी 38% ज्यादा करेंगे। यानी कि जो मिड टर्म है, मिड टारगेट है 2030 का, उसको ये पूरा नहीं कर पाएंगे, उससे 38% ज्यादा ये उत्सर्जित करेंगे। बात करें कि जो COP28 की मीटिंग है कहाँ पे होने वाली, तो ये दुबई में होने वाली है, यानी कि आपको कब देखने को मिलेगी, UAE में। इसी तरीके से COP27 कहाँ पे हुई थी, तो ये थी शर्म अल शेख में, यानी कि इजिप्ट या मिस्र में। तो इसके ठीक पहले ये अध्ययन आया ताकि यहाँ पे इसके बारे में बात की जा सके, एक रिपोर्ट मिल जाए कि हाँ इसमें इस पे हमें बात करनी है। रिपोर्ट आई थी, इसने ऐसा बताया था। इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि इस ओवरशूट का, यानी कि जो ये 38% से अधिक उत्सर्जन करेंगे जो भी विकसित देश हैं, इसमें 3 लोग प्रमुख रूप से जिम्मेदार होंगे। कौन कौन? तो अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ। ओवरशूट का सिंपल सा मतलब इतना समझिए कि कोई चीज जिसकी क्षमता जितनी है उससे अधिक यूज कर लेना। यानी कि मान लीजिए 5 लीटर की क्षमता है तो उसको 7 लीटर 10 लीटर इस तरीके से यूज कर लेना। यही जितनी क्षमता उससे ज्यादा यूज करना ही ओवरशूट कहलाता है। आप नाम में देखना ओवर लिखा हुआ है। उसके अलावा बात करें कि जो COP28 की मीटिंग होने वाली है, इसमें देशों से उम्मीद की जाएगी, उनसे अपेक्षा की जाएगी, जो अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, इंडेसी जिसको कहते हैं, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो भी देश हैं वो अपने हिसाब से तय करते हैं कि हम 2030 तक इतना उत्सर्जन कम कर देंगे। इसके लिए कोई बाध्यकारी कानूनी दबाव नहीं है, ये लोग अपने से तय करते हैं कि 2030 तक या 2050 तक हम इतना कर देंगे। तो इसके बारे में ये जानकारी देंगे COP28 में, ऐसी उम्मीद की जा रही है। उसके अलावा बात की जा रही है कि ये जो परिषद है, इसने ये भी बताया है कि विकसित देशों के इंडेसी पहले से ही उत्सर्जन की वैश्विक औसत कटौती को 2019 के स्तर से 43% कम कर चुके हैं, जो तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ाने से रोकने के लिए आवश्यक है। जैसे इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए 2019 में टोटल 100% उत्सर्जन हो रहा था। अब जो विकसित देश है इन्होंने औसत रूप से 43% की कमी कर दी, तो बचा कितना? आप यहाँ पे देख सकते हैं 57। यहाँ पे आप 57% ही उत्सर्जन हो रहा है। तो उसके अलावा बात करें कि जो विकसित देशों के सामूहिक इंडेक्स में केवल 36% की ही कटौती की गई है। यानी कि अगर यहाँ पे औसत हम देखते हैं तो 43% निकल के आएगा वैश्विक स्तर पर। लेकिन अगर सिर्फ विकसित देशों का हम देखते हैं, जो उनको सामूहिक रूप से उन्होंने कितना प्रयास किया, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि उन्होंने सामूहिक रूप से सिर्फ 36% की कटौती की है। बात की जाए कि सामूहिक रूप से विकसित देशों को 2008 और 2012 के बीच अपने 1990 के स्तर से उत्सर्जन में 5% और 2013 से 2020 के दौरान 18% की कमी करनी थी। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने ये कहा कि 2050 तक वो नेट जीरो कार्बन एमिशन, यानी कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने ऐसा टारगेट रख रखा है, जैसे हमारे देश ने 2070 तक का रख रखा है। उसके अलावा वही बात यहाँ पे आपको बताया जा रही है कि जो 2023 है इसको मिड अवधि के रूप में रखा गया है, यानी कि मध्य अवधि के रूप में रखा गया है कि एक बार 2030 में हम पुनर्विचार करेंगे कि क्या हमारी नीति सही चल रही है, क्या इस नीति के अनुसार हम 2050 में अपने आप को शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन वाला देश बना पाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। उसके अलावा बात करें कि तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए विकसित देशों को अपने 2019 के स्तर से उत्सर्जन में 43% की कटौती करने की आवश्यकता है, और जो कि उन्होंने की भी है। हालांकि CEEW अध्ययन में पाया गया कि उनके वर्तमान उत्सर्जन प्रक्षेप के पथ के आधार पर 2030 तक उनकी कटौती केवल 11% होने की संभावना है। अब अगर ये वर्तमान नीति को फॉलो करेंगे भैया, जैसा अभी चल रहा है, जितना ये उत्सर्जन कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से उत्सर्जन चलता रहा तो ये 2030 तक सिर्फ और सिर्फ 11% की कटौती कर पाएंगे। और करनी कितनी है? वो करनी है 43% की। तो देखिए कि कितना बड़ा गैप आ रहा है, लगभग 32% के आसपास ये गैप आ रहा है। उसके अलावा बात करें कि दो देशों बेलारूस और नॉर्वे को छोड़कर कोई भी विकसित देश अपने 2030 के लक्ष्य को पूरा करने की राह पर नहीं दिख रहा है। हालांकि जापान और कजाकिस्तान इसके करीब हैं और उम्मीद है कि वे अपने लक्ष्य से केवल 1% अंक से चूक जाएंगे। तो आप यहाँ पे ये दो नाम याद रखिए, बेलारूस और नॉर्वे, ये ऐसी नीति अपना रहे हैं जिसके अनुसार ये जो भी 2030 तक इन्होंने लक्ष्य रखा है उसके अनुसार ये पहुंच पाएंगे। और यहाँ पे बात की जा रही जो जापान है और कजाकिस्तान, ये लोग को बताया जा रहा है कि लगभग 1% अंक से चूक जाएंगे जो इन्होंने नीति रखी है उसके हिसाब से। यानी कि इनको अभी और सुधार करने की जरूरत है। और बाकी के जो विकसित देश है, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, इस तरीके के जो देश हैं, यूरोपीय संघ हो गया, तो इनको अभी और बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है।
वही चीज़ यहाँ पे आपको आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई। बात यह है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं, इन्होंने क्या, इनका जो अनुमान लगाया कि 38% अधिक कार्बन का उत्सर्जन करेंगे 2030 तक। अब यहाँ पे ये बताया कि जो यूएसए है, उसने 2030 तक कितना टारगेट रखा है राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जिसको कहते हैं आप, तो 50% टारगेट रखा है। लेकिन अगर यही वर्तमान नीति इनकी चलती रही तो ये कितना अचीव कर पाएंगे, 22% ही अचीव कर पाएंगे। यानी 2030 तक ये 22% ही कम कर पाएंगे। लेकिन इन्होंने टारगेट कितना रखा है कि 50% हम कम करेंगे। इसी तरीके से रसिया को देखिए, इसने ये टारगेट रखा है कि हम 70% कम ही करेंगे। लेकिन जैसी वर्तमान नीति है इनकी, उस हिसाब से 48% ही कम कर पाएंगे 2030 तक का। जापान, इसने कितना रखा, तो 46% रखा है। अभी हमने इसके बारे में बात की कि 1% अंक से चूक जाएगा तो वही यहाँ पे 45% ही अचीव कर पाएगा वर्तमान नीति के हिसाब से। यानी इसको बहुत थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है और ये अपना टारगेट अचीव कर लेगा जो 2030 के लिए रखा है, 46% की कमी। इसी तरीके से यूके एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है, तो इसी तरीके से आप देख लीजिएगा सारे डेटा। अब अगर मैं सारे डेटा बताऊंगा तो 5-7 मिनट तो इसी में लग जाना है, 3-4 महीने बता ही दिया है। मिला जुला के इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि जो वर्तमान नीतियां हैं किसी भी देश की, वो पर्याप्त नहीं है कि 2030 तक वो अपने जो अपना लक्ष्य उन्होंने रखा है, एनडीसी जो निर्धारित की है, उसको ये प्राप्त कर सके, उसको ये हासिल कर सके। अब आपका काम बस इतना सा, वैसे मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, लेकिन आपका काम इतना सा कि आप ये जाके देखिए कि इंडीसी है क्या और इसको कौन से समझौते के तहत हम लोगों ने अपनाया था, कौन से समझौते में इसके बारे में बात की गई थी। ये 2015 का पेरिस समझौता है। अब पेरिस समझौते के बारे में आप लोग तुरंत क्विक रिवीजन कर लीजिएगा एक बार देख करके। यानी यहाँ पे इस आर्टिकल का अगर पूरा निचोड़ बताया जाए, निष्कर्ष जिसको कहते हैं, तो निष्कर्ष यही निकल के आएगा कि भैया जो वर्तमान समय में देशों की नीतियां चल रही हैं वो पर्याप्त नहीं है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। और देशों का भी और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, नीतियों को और अच्छी लेवल पर लेकर चलने की आवश्यकता है। ये एक छोटा सा आर्टिकल है जो आपका आंसर राइटिंग में काम आ सकता है। ये देखिए, वैसे प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बनने की बहुत कम संभावना है, लेकिन आप इसका जो डेटा है, इसका जो फैक्ट है, उसको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, हमारे देश ने एक टारगेट रखा है कि जब हमारे आज़ादी का 100 साल पूरा होगा, यानी कि 2047 में, तो हमारा देश एक विकसित देश होना चाहिए। इसी का टारगेट हमने रखा हुआ है। तो विकसित देश क्या होते हैं भैया, आप सभी को पता है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, हेल्थ का सिस्टम अच्छा हो, एजुकेशन अच्छी हो, प्रति व्यक्ति आय अच्छी हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने ये टारगेट रखा है कि 2047 तक हमारे देश को विकसित देश बनाना है। तो उसी के बारे में बात ये की जा रही है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट अगले 3 से 4 महीने में इसके ऊपर एक अच्छे से डेटा रिलीज करे, एक अच्छे से जो विजन है उसको रिलीज करे कि हमें कैसे कैसे लेके चलना है 2047 तक का, ताकि हम अपने देश को विकसित देश बना सके। तो उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स दी गई है, बताया जा रहा है कि क्या क्या करने की उसमें उम्मीद है कि क्या क्या किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे बात करें सरकार, 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टि योजना को अंतिम रूप देने के बीच में है, यानी कि अभी इसमें काम चल रहा है। और यह सुनिश्चित करेगी कि देश मध्यम आय के जाल में ना फंस जाए, जिसमें कई देश विकास के समान चरणों में फंस गए हैं। अब ये क्या है मध्यम आय जाल, इसके बारे में हम जानेंगे आगे। पहले ये डेटा देखिए। अगले 3 महीनों के भीतर इस योजना का अनावरण करने की उम्मीद है, जिसमें 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले सुधारों और परिणामों की रूपरेखा शामिल है। साथ ही शासन में संरचनात्मक परिवर्तन भी शामिल हैं। 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, और यहाँ पे बात किया अगर प्रति व्यक्ति आय की, तो ये 18,000 से लेकर के 20,000 प्रति व्यक्ति डॉलर की बात की जा रही है, ये प्रति व्यक्ति आय के बारे में, बनाने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। नीति आयोग विजन इंडिया एट 2047 नामक योजना को अंतिम रूप दे रहा है, जिस पर लगभग 2 वर्षों से काम चल रहा है। तो बताइए, यहाँ पे 2 वर्षों से लोग काम कर रहे हैं और अभी तक ये चीज रिलीज नहीं हुई। और आप लोग को क्या लगता है, एक बार एग्जाम नहीं निकला तो तुरंत आप लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं? भैया ये भी तो देखो ना, इतनी बड़ी संस्थान है, इतने सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, फिर भी ये 2047 में इसको लागू करने वाले हैं। और काम कब से कर रहे हैं, अभी से कर रहे हैं, और 2 साल से काम कर रहे हैं। और हमें क्या है, एक बार एग्जाम नहीं निकला तुरंत डिमोटिवेशन फील होने लगता है। वैसे इस बारे में कभी बाद में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है ना कि एक बार एग्जाम नहीं निकला तो वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, और सबके साथ होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर ये कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, आप फिर से लड़ने की शक्ति रखिए। आप ये देखिए कि हमने कहाँ पे गलती की थी, उसको पूरा एनालाइज करिए, रुक करके सोचिए कि हमसे क्या गलती हुई थी और कौन सा सब्जेक्ट हमारा कमजोर रह गया था। हमारे क्वेश्चन क्या इसलिए अटेम्प्ट नहीं हो पाए थे कि हमने पढ़ाई नहीं की थी, या फिर इसलिए अटेम्प्ट नहीं हो पाए थे कि हम 2 ऑप्शन में फंस गए थे, यार ए सही होगा कि बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा। अगर ऐसे होता है ना आपके साथ कि आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दे और सिर्फ 2 में फंसे, तो इसका ये मतलब कि आप रिवीजन की कमी से जूझ रहे हैं, आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है। अब ये मध्य आय जाल क्या है? मध्य आय जाल का मतलब ये होता है कि देखिए, मान लीजिए जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ करके 5,000 से $6,000 के बीच में फंस जाए, अब इससे आगे ही ना बढ़े। क्योंकि जब $5,000 से लेकर के $6,000 के बीच में जब बढ़नी है तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत बहुत अच्छे से हम काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आकर के स्थिर हो जाए, जैसे कि अर्जेंटीना के मामले में हुआ है। यानी कि हम मिडिल इनकम कंट्री में फिर से रह जाएंगे, और हम इस जाल में ना फंसे। यहाँ पे भी जैसे ही हम $5,000 से लेकर के $6,000 प्रति व्यक्ति आय वाली कैटेगरी में आए, उसके बाद ही हम इतना अच्छे से सुधार करें कि इसको तुरंत हम पार करके 18,000 से 20,000 वाली डॉलर कैटेगरी की जो है उसमें पहुंचने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे पहुंचने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से, ताकि वहाँ पे पहुंच जाए, ताकि हम विकसित देश बने, ना कि सिर्फ
मिडिल इनकम कंट्री बन करके रह जाएं। हमें डेवलप कंट्री बनना है, विकसित देश बनना है, मध्यम आय वाली कंट्री नहीं बनना, मध्यम आय वाला देश नहीं बनना है। तो उसके लिए हमें बहुत अच्छे लेवल पर मेहनत करनी पड़ेगी, ये बताया जा रहा है इस आर्टिकल में। अब प्रति व्यक्ति आय 5,000 से लेकर के 6,000 डॉलर तक पहुंच सकते हैं और फिर तेजी से आगे नहीं बढ़ेंगे। दृष्टिकोण का पूरा उद्देश्य इससे बचना और देश को अगले स्तर पर ले जाना है। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। और ऐसा मामला आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा। अर्जेंटीना में ये चीज हुई थी कि जब उन्होंने अपने यहाँ पे विकास शुरू किया, उन्होंने अपने देश को विकसित देश बनाने की कोशिश की, तो क्या वो ये लोग मध्यम आय जाल में फंस करके रह गए। यहाँ पे 5,000 से 6,000 डॉलर प्रति व्यक्ति की आय रहेगी, लेकिन अब यहाँ पे बढ़ने में इनको दिक्कत हो रही है। तो हम इसमें ना फंसे, हमारे सामने एग्जाम्पल है, उसी की हम पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। जो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके, अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये सुब्रमण्यम जी हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा आप। उसके अलावा यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि क्षेत्रीय भिन्नताएं भी है। जैसे बात करिए आप क्षेत्रीय असमानताओं को कैसे संबोधित करते हैं, ये भी मैटर करेगा। जैसे कि आप देखते हैं भारत के कुछ हिस्सों में विकास हो रहा है, पूर्व और उत्तर पीछे छूट रहे हैं, जबकि पश्चिम और दक्षिण आगे बढ़ रहे हैं। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। कहीं पे भी अगर आप क्षेत्रीय भिन्नता देखते हैं तो फिर उतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि पूरे देश का विकास नहीं हो पाएगा। और उत्तर वाले पीछे क्यों छूट रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जनसंख्या। आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतना ज्यादा है जितना पाकिस्तान की जनसंख्या नहीं। कई बार कहा जाता है ना कि अगर उत्तर प्रदेश वाले सिर्फ चाहें तो पाकिस्तान का नाम निशान मिट जाएगा। तो भैया जनसंख्या पे थोड़ा नियंत्रण करिए, रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करिए, उनके एजुकेशन हेल्थ के ऊपर फोकस करिए। और आप देखेंगे साउथ इंडिया में यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाता है, और यहाँ पे आप देखेंगे हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाता है, और जनसंख्या नियंत्रण भी बहुत अच्छे से किया गया है। तो ये सारे मुद्दे हैं। बात करें कि 1991 में भारत की वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी कितना थी, तो 1.1% थी, और ये अभी बढ़ करके 3 गुना अधिक होकर के 2023 में 3.5% हो गई है। और भारत वर्तमान समय में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जैसे कि मैंने अभी 1-2 दिन पहले, मेरे ख्याल से 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि S&P करके एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि 2030 तक भारत भी जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ये भी मैटर करता है। और विश्व में कैसे कौन से हो जाएगा, तो ये विश्व में तीसरे स्थान पर आ जाएगा। तो इस डेटा को आप चाहें तो यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, अगर कहीं भी जरूरत पड़ती है। तो जैसे ये एक डेटा हो गया। उसके अलावा यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय 5,000 से लेकर के 6,000 डॉलर तक फंसती है, इसको क्या कहा जाता है, तो मध्य आय जाल कहा जाता है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी टारगेट क्या है, तो 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। इसके लिए हम लोग विजन दृष्टि लाने वाले हैं, उसके लिए बारे में बात की जा रही है। इस तरीके से उसका नाम क्या रखा गया, तो विजन इंडिया एट 2047। तो इसका आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में कि भारत को विकसित बनाने के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि टारगेट क्या रखा गया, तो 18,000 से लेकर के 20,000 डॉलर का टारगेट रखा गया है 2030 तक का, सॉरी 2047 तक का। 2030 निकल क्योंकि वो 2 आर्टिकल हमने 2030 डिस्कस कर लिए ना, सॉरी 2047 रहेगा यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे 2 आर्टिकल है जिसको हम एक साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए एक आर्टिकल तो ये हो गया और एक आर्टिकल ये है। अब यहाँ पे दोनों ही क्षेत्रों में बात की जा रही है ऊर्जा से संबंधित चीजों के बारे में। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये बात की जा रही है ना कि जो गाजा में युद्ध चल रहा है उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला था जो हमारे ग्लोबल मार्केटिंग है पेट्रोल की, डीजल की, यानी कि इस तरीके से आप कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों की। तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डीजल पेट्रोल की कीमतों पर, तेल की कीमतें महंगी होंगी, बढ़ेंगी, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे जो बात की जा रही है, ये दूसरा वाला आर्टिकल में यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो भारतीय लोग हैं ये इतना ज्यादा एसी का प्रयोग कर रहे हैं कि आने वाले समय में 2050 तक भारत को 9 गुना अधिक बिजली की आवश्यकता पड़ने वाली सिर्फ एसी के लिए। देखिए कितना ज्यादा हम लोग एसी का प्रयोग कर रहे हैं। इस आर्टिकल में ये सारी चीजें बताई जाएंगे, और इस आर्टिकल में बात करेंगे हम, वो एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम इस आर्टिकल को देखते हैं, जो पहला वाला आर्टिकल है, किसमें क्या बात की जा रही है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बात की जा रही है, गाजा हैज ऑयल मार्केट ऑन एज दैट कुड बिल्ड मोर अर्जेंसी टू शिफ्ट टू रिन्यूएबल्स, IEA हेड सेज। यानी यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई कि जो गाजा में चल रहा है ना, उसकी वजह से विश्व जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा के पीछे और भी भाग सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर और भी फोकस कर सकता है। क्योंकि आप देखिएगा कि जो ये तेल की आपूर्ति है ना वो बाधित हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे आंसर राइटिंग ऐसे की जाती है। अब मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ फॉर्मेट कैसे होता है। मान लीजिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि तेल की कीमतों में वृद्धि होगी, तो ये मान लीजिए तेल की कीमत हो गई, ये हो गई, आपने वृद्धि दिखा दी, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे उसके बाद इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा परिवहन पे, परिवहन महंगा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि परिवहन महंगा। अब मेरी आंसर राइटिंग पे मत जाएगा क्योंकि भैया पेन टाइप पे लिखना और फिर बैग पे रख के लिख रहा हूँ। तो ये देखिए उसके बाद परिवहन महंगा, तो उसके बाद क्या होगा, जो भी वस्तु है उसकी लागत बढ़ जाएगी। जब वस्तुओं की लागत बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अब मान लीजिए परिवहन के माध्यम से जैसे कश्मीर से सेब आता है, तो जाहिर सी बात है कि सेब की कीमतों में भी वृद्धि हो जाएगी, तो वस्तुओं की कीमत में भी वृद्धि हो जाएगी। इसी तरीके से आप देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, जो गरीब जनता है हमारे समाज की, उसके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इसी तरीके से आपको रिलेट करते हुए आंसर राइटिंग करनी है। अब इसी को दर्शाने का एक और तरीका, जैसे आप यहाँ पे लिखिए कि तेल की कीमतों में वृद्धि होगी, फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो परिवहन है वो महंगा हो जाएगा। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। यानी कि आपको चार्ट का, फ्लो चार्ट का, डायग्राम का, जहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं उसका यूज करना है। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बात करिए बिरोल, ये कौन है, तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा है
कि वार्षिक विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण एक रिपोर्ट जारी की जाती है, किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की जाती है, IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका नाम है वार्षिक विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण। तो इन्होंने कहा कि जो गाजा में वर्तमान समय हालात बने हो उसकी वजह से विश्व नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ भाग सकता है। जैसे कि 1970 के दशक में जब हमने देखा था कि तेल संकट हुआ था, तो उसके दौरान भी ऐसी घटना हमने देखने को मिली थी कि संरक्षण के प्रयास जो थे ईंधन को उसको बढ़ाने की कोशिश की गई थी। तो ये किसने कहा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने कहा है, ये बिरोल साहब ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये दुनिया भर में ऊर्जा परिवर्तन को और तेज कर सकता है। पवन या सौर जैसे नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा सुरक्षा मुद्दों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के लिए दीर्घकालिक समाधान प्रदान कर सकता है। अब कहीं पे भी देखना, अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसके अच्छा ये नहीं कि हम सौर ऊर्जा के ऊपर जाएं, पवन ऊर्जा के ऊपर जाएं, जल विद्युत ऊर्जा के ऊपर फोकस करें। और वैसे भी वर्तमान समय आप देखिए कि इलेक्ट्रिक के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया रहा है, सौर ऊर्जा के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक तो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में कूदने कौन जाएगा? अभी आपने देखा था कल कि इंडिया ने अब्सटेन कर दिया था इसराइल के खिलाफ वोट करने से। बताया रहा कि इस युद्ध के बाद भी अब तक जो तेल की कीमतें उसमें कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली, उसमें कोई बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिली है, ठीक-ठाक रही है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और तेल की कीमतों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो। अब यहाँ पे डेटा देखिए कि पहले कितनी थी, 90.17 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जो हमास के हमले की पूर्व संध्या पर लगभग 84 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल था। यानी कि पहले 84 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल, ये क्या प्रति बैरल? तो जिसमें तेल आता है उसको कहते हैं, यानी तेल नापने की एक इकाई है। और पहले 84 था और जब हमास का अटैक हुआ उसके बाद ये बढ़कर के 90 हो गया, तब बहुत ज़्यादा नहीं माना जा रहा है इसको। उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो युद्ध चल रहा है उससे अभी तक आपूर्ति में कोई रुकावट देखने को नहीं मिली है। लेकिन जो वर्तमान समय में चल रहा है युद्ध, उसको लेकर के ऊर्जा बाजार हो गया, भू राजनीति होगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिर है और आगे व्यवधान का खतरा हमेशा बना हुआ है। अभी किसी को पता नहीं ना कि युद्ध कितने दिन चलेगा। जैसे आप देखिए रसिया यूक्रेन का मुद्दा, वो इतने दिन खिंच गया, उसकी वजह से कितने सारे फील्ड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। जैसे आप देखिए अनाज के ऊपर पड़ा, तेल के ऊपर पड़ा, ऊर्जा के ऊपर पड़ा, मतलब एक से लेकर के बहुत सारी चीज़ों पे, ए टू जेड चीज़ों पे फर्क पड़ा उसका। वैश्विक आपूर्ति को लेकर के कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा और ब्लैक सी जो है वहाँ पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो वही कहा जा रहा है कि ये युद्ध कब तक खिंचेगा किसी को नहीं पता है। मान लीजिए अगर ये युद्ध भी 6 महीने खिंचेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि जो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, इज़राइल भी कुछ नहीं भेजेगा, इज़राइल भी टेक्नोलॉजी अपने ऊपर ही फोकस करेगा। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था के ऊपर। इसके अलावा बताया कि 50 साल पहले जो 1973 के योम किप्पुर युद्ध के दौरान लगाए गए अरब तेल प्रतिबंध से उत्पन्न ऊर्जा आपूर्ति संबंधी चिंताओं पर एक बड़ी सरकारी प्रतिक्रिया थी। अब ये जो 1973 में जो युद्ध हुआ था ना, योम किप्पुर युद्ध, इसी के कारण जो अरब देश के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब फिर अरब देश ने क्या किया, तो इन्होंने कहा कि अब हम तेल और गैस की सप्लाई नहीं करेंगे, तो इसी को तेल संकट कहा जाता है। अब ये तेल संकट जब आया ना, तभी जाकर के हमने IEA की स्थापना की, यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हमने तभी की थी। इससे तेल की कीमतें लगभग 300% अधिक हो गई थी। सोचिए कि कितना ज्यादा कीमतें बढ़ गई, 3 रुपए का सामान सीधे 300% अधिक करके बेचा जा रहा है, यानी 100 रुपए का सामान सीधे 400 रुपए में आपको बेचा जाएगा। और व्यवधान के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया को आकार देने में मदद के लिए 1974 में IEA की स्थापना की गई। उसके अलावा बात करें कि 1978 की ईरानी क्रांति हुई, जिससे कीमतों को एक और झटका लगा। उस समय समाधानों में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को लागू करना और कारों के लिए माइलेज मानक लागू करना शामिल हो गया था। और इसमें 25 कारों में से केवल एक इलेक्ट्रिक कार थी। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 2020 रहेगा, मैं इसको PDF में सही कर दूंगा। वही मैं कह रहा हूँ यार, मैं सिर्फ कैसे हो सकता है, तो वो लिखने में कभी 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 जल्दी जल्दी टाइपिंग में इधर उधर हो जाता है, माफ करिएगा उसके लिए। मैं इसको PDF में सही कर दूंगा। यहाँ पे बात करें कि 2020 में 25 कारों में से केवल एक इलेक्ट्रिक कार थी, लेकिन 2023 में 5 में से एक थी। यानी कि जो इलेक्ट्रिक कार का प्रचलन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो 2020 में पूरे 25 कारों में से सिर्फ एक कार इलेक्ट्रिक थी, वहीं 2023 में बढ़ करके 25 में से 5 कारें ऐसे हो चुकी हैं जो इलेक्ट्रिक का यूज कर रही हैं। इस बीच बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी 10 साल पहले के 70% से गिरकर आज 60% हो गई है और 2030 तक 40% तक पहुंच जाने की संभावना है। तो यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान रखिए, फैक्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं कि जो लगातार गैर परंपरागत स्रोत है उसकी यूज हम करते जा रहे हैं, उसका यूज बढ़ता जा रहा है। और बिजली उत्पादन के लिए जो भी हम जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे आप देखेंगे कोयला हो गया, तो इन सारी चीजों की संभावना लगातार कम होती जा रही है और हम जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसके ऊपर फोकस करते जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि धीमी वृद्धि और सौर और परमाणु जैसी स्वच्छ ऊर्जा की ओर प्रभावशाली बदलाव के बीच चीन की ऊर्जा की मांग 2025 तक चरम पर पहुंच सकती है। IEA का अनुमान है कि मौजूदा नीतियों के तहत जीवाश्म ईंधन की मांग 2030 से पहले चरम पर पहुंच जाएगी। लेकिन उसका कहना है कि अगर दुनिया को वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस 2.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे रखने के लिए वैश्विक लक्ष्य को पूरा करना है, तो सरकारों को संक्रमण में तेजी लाने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा। वह चीज़ जो हमारा मेन टारगेट है कि जो वर्तमान समय में वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, अगर उसको हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें और भी अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इससे जुड़ी एक और रिपोर्ट है, इसको भी IEA ने ही जारी किया है।
तो इस रिपोर्ट का नाम है विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट। इसमें भी ऐसे बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जो हमारे, आप कह सकते हैं कि ऊर्जा जरूरत है जो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे इसमें ये बताया कि 2050 तक लगभग 9 गुना बिजली मांग बढ़ने की संभावना है भारत में। किसकी वजह से? तो एसी की वजह से, एयर कंडीशनर की वजह से। ये चर्चा में क्यों? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए ने कहा कि घरेलू एयर कंडीशनर चलाने के लिए भारत की बिजली की मांग 2050 तक 9 गुना बढ़ने का अनुमान है, और वर्तमान में समूचे अफ्रीका द्वारा प्रयोग की जा रही कुल बिजली खपत से भी अधिक हो जाएगी। मतलब वर्तमान समय में जितना अफ्रीका, पूरा अफ्रीका मिल करके जितनी बिजली यूज नहीं कर रहा है, 2050 तक हम उतनी ज्यादा बिजली यूज करने लग जाएंगे। अब अगर हम बात करें रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, तो अपने नवीनतम विश्व ऊर्जा आउटलुक में आईईए ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों में दुनिया के किसी भी देश या क्षेत्र की तुलना में ऊर्जा मांग में सबसे अधिक वृद्धि देखेगा। इससे अनुमानित नीतिगत परिदृश्यों के तहत भारत की ऊर्जा आपूर्ति 2022 में 42 एक्साजूल, अब ये क्या होता है? तो ये एनर्जी को नापने का एक आप माप कह सकते हैं, एक यूनिट कह सकते हैं, ईजे से बढ़कर 2030 में 53.7 ईजे और 2050 में 73 ईजे, और घोषित प्रतिज्ञाओं के अनुसार 2030 तक 47.6 ईजे और 2050 तक 60.3 ईजे होने का अनुमान है। ईजे क्या? वही एक्साजूल, बार बार एक्साजूल एक्साजूल नहीं कह सकते ना दोस्तों। यहाँ पे 2 टर्म आने वाला है, पहले उसको समझ लीजिए, नहीं तो आगे आपको आर्टिकल में दिक्कत होगी। एक टर्म है, इसका नाम है पूरा स्टेप्स। इसको अगर हम पूरा नाम, पूरा फुल फॉर्म देखें तो ये क्या होता है इंग्लिश में? तो इसका पूरा नाम है स्टेट्स पॉलिसी सिनेरियो। अगर इसको हिंदी में हम कहें तो इसका हिंदी में मतलब होता है घोषित नीतियां, परिदृश्य। और एक वर्ड आने वाला है आपका एपीएस करके। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है अनाउंस्ड प्लेज सिनेरियो, यानी कि इसको अगर हम हिंदी में कहें तो इसका हिंदी में होगा घोषित प्रतिज्ञा परिदृश्य। अब इन दोनों के बीच अंतर क्या है? तो ये घोषित प्रतिज्ञा है, यानी कि हमने क्या टारगेट रख रखा है, और यहाँ पे ये क्या है? तो ये नीतियां हैं जो हमने नीति घोषित की है। अब इसको आप अपने लेवल पे अगर समझिए, तो आपने जैसे ये टारगेट रखा है ना कि हमें 2024 में यूपीएससी क्वालिफाई करना है, ठीक, या फिर इस तरीके से किसी ने 2025 में रखा होगा, किसी ने 2026 में रखा होगा, वो अलग अलग है। लेकिन अब इसके लिए नीति भी तो बनानी पड़ेगी ना, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो वही चीज टारगेट अचीव करने के लिए जो नीति बना रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने घोषणा कर रखी है कि भाई ये हमारी नीतियां हैं, तो उसके अनुसार बात की जाएगी, तो वहाँ पे स्टेप होगा। और जब ये दोनों डेटा आप देखेंगे कि एक तो हमने घोषणा की है, जैसे आप मान लीजिए 2030 में हमने ये घोषणा करके 2030 में हमें 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमारी नीति क्या है? तो हमारी नीति है 2022 तक हम 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर लेंगे। इस तरीके से हमने नीति ये घोषित कर रखी है। तो ये बात हो जाती है कि जो नीति घोषित करेंगे और जो हमारा टारगेट है, उन दोनों में हमेशा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। हमारी नीति के ही अनुसार हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, अपने स्ट्रेटेजी के अनुसार ही हम अपने यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं। तो आगे चल के ये वर्ड आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि स्टेप्स क्या है और एपीएस क्या है आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया। स्टेप का मतलब ये होता है कि जो हमारी नीतियां हैं एक तरीके से, जिसको हमने घोषणा कर रखी है कि हमारी ये नीति, इस हिसाब से हम काम करेंगे। और एपीएस का मतलब ये होता है कि ये हमारा टारगेट है, इसको हमें अचीव करना है। बात करें कि घोषित नीतिगत परिदृश्य के तहत, वही चीज आ गया ना आपको स्टेप्स। तेल की मांग 2022 में 5.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन बीपीडी बैरल पर डे से बढ़कर 2030 में 6.8 मिलियन बीपीडी और 2050 में 7.8 मिलियन बीपीडी हो जाएगी। ये स्टेप के अनुसार बताया गया था आपको। अब यहाँ पे एपीएस के अनुसार बताया जा रहा है कि यह मांग 2030 में 6.2 मिलियन बीपीडी और 2050 में 4.7 मिलियन बीपीडी की मांग कर रही है। यानी अगर हम देखते हैं कि मांग होनी कितना चाहिए, तो होनी इतना चाहिए, 6.2 मिलियन बीपीडी होनी चाहिए 2030 तक, और 2050 तक कितने होने चाहिए? तो 4.7 मिलियन बीपीडी होनी चाहिए। लेकिन जो वर्तमान समय में हमारी नीति है उसके हिसाब से कितनी हो जाएगी? तो 2022 में उसके हिसाब से 5.2 मिलियन बैरल पर डे हो जाएगी। और इसी तरीके से 2030 तक आप देखेंगे तो 6.8 मिलियन बैरल पर डे, और 2030 में होनी कितनी चाहिए थी? 6.2 मिलियन होनी चाहिए थी, लेकिन हो कितनी जाएगी? तो 6.8 हो जाएगी। इसी तरीके से 2050 में डेटा और भी डिफरेंस दिखा रहा है। 2050 में होनी चाहिए थी 4.7 मिलियन बीपीडी, लेकिन होगी कितनी? तो 7.8 मिलियन बीपीडी हो जाएगी। तो ये हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे आप देखें लगभग 3% के आसपास ये बढ़ जाएगा, 3 मिलियन के आसपास ये बढ़ जाएगा। तो हमें ये 3 मिलियन बीपीडी जो बढ़ रहा है, इसको हमें कम करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया कि पिछले 5 दशकों में, यानी कि 50 साल में, भारत में 700 से अधिक लोगों की घटनाएं देखने को मिली हैं, जिनमें 17,000 से अधिक लोगों की भी जान जा चुकी है। उसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया कि भारत की जैसी भौगोलिक स्थितियां हैं, जैसा यहाँ का माहौल है, जैसा पर्यावरण है, उसके हिसाब से यहाँ पे लोगों को एसी की बहुत जरूरत पड़ती है। एयर कंडीशनर का स्वामित्व बढ़ती आय के साथ लगातार बढ़ रहा है। अब जाहिर सी बात है ना कि किसी के पास भी अगर पैसा आएगा, अगर हमारे पास ही कल का पैसा आएगा, तो क्या हम एसी का यूज नहीं करेंगे? क्या हम फ्रिज, कूलर, इस तरह की चीजें नहीं खरीदेंगे? हालांकि मैक्सिमम लोग के घर में होगा, लेकिन एसी थोड़ा सा कम लोग के घर में होगा। पर जैसे जैसे पैसा आता जाता है, जाहिर सी बात की फैसिलिटी बढ़ती जाती है। तो वही चीज इसमें बताएगी। इसमें नया क्या बताया आपने? जो 2010 से 3 गुना होकर प्रति 100 घरों में 24 यूनिट तक पहुंच गया है। बिजली की मांग तापमान के प्रति संवेदनशील है, यानी कि तापमान अगर कम रहता है तो कोई भैया जाकर के वहाँ पे बिजली का कम यूज करता है। आप देखिए ठंडी में कौन जाता है जब पंखा चालू करता है? बस एक लाइट चलती है पूरे घर में, सबके घर में, मतलब एक एक कमरे में एक एक लाइट चलती है। ऐसा तो नहीं कि ठंडी के दिन में हम पंखा चालू कर रहते हैं, ऐसे चालू कर रहते हैं।
और बहुत सारे घरों में फ्रिज भी बंद हो जाती है, खास करके पानी रखने के लिए, तो सब्जियां और फल इनको रखने के लिए यूज की जाती है फ्रिज मुख्य रूप से। तो वही यहाँ पे बताया कि जो तापमान है ये डिसाइड करता है कि भैया बिजली की मांग कितनी होनी चाहिए। अगर तापमान बहुत ज़्यादा रहेगा तो हर कोई जाके एसी खरीद के लाएगा, तापमान नॉर्मल रहेगा तो काम यहाँ पे हमें एसी खरीदने की क्या ही ज़रूरत है। बात करें स्पेस कूलिंग के कारण बिजली की खपत 2019 और 2022 के बीच 21% बढ़ गई है, और आज लगभग 10% बिजली की मांग स्पेस कूलिंग आवश्यकताओं से आती है। स्पेस कूलिंग क्या है? स्पेस का मतलब होता है जगह, तो उसको किसी जगह को ठंडा करने के लिए जो टेक्निक हम अपनाते हैं, खास करके हम एसी ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे एक तरीके से एसी के बारे में बात की जा रही है। आईईए परिदृश्यों में घरेलू एयर कंडीशनर का स्वामित्व 2050 तक 9 गुना बढ़ने का अनुमान है, जो टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन सहित हर अन्य प्रमुख घरेलू उपकरण के स्वामित्व में वृद्धि को पीछे छोड़ देगा। यानी 2050 तक लोग टेलीविजन, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, इन सबको छोड़ करके पहले एसी खरीदेंगे। सबसे पहले एसी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तापमान बढ़ जाएगा ना, और आप देखेंगे कि लगातार तापमान बढ़ता ही जा रहा है वैश्विक स्तर पर, और हमारे भारत के स्तर पर आप देखेंगे कहीं कहीं पे तो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंच जाता है। भैया वहाँ पे एसी की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। 2050 तक घोषित नीति परिदृश्य स्टेप्स में कूलिंग से आवासीय बिजली की मांग 9 गुना बढ़ जाएगी। आईईए ने कहा कि 2050 तक स्टेप्स में आवासीय एयर कंडीशनरों से भारत की कुल बिजली की मांग आज पूरे अफ्रीका में खपत की जा रही कुल बिजली की खपत से अधिक होगी, वही चीज जो शुरुआत में बताई गई है। हालांकि घोषित प्रतिज्ञा प्रदेश यानी कि एपीएस में इमारतों में ऊर्जा कुशल एयर कंडीशनर और थर्मल इंसुलेशन के बढ़ते उपयोग के परिणाम स्वरूप 2050 में एयर कंडीशनर की बिजली की मांग लगभग 15% कम है, क्योंकि यह स्टेप्स में है। अब यहाँ पे जो हमारी नीति है इसमें ये कहा गया कि हम जो भी बिल्डिंग बनाएंगे उसमें क्या यूज करेंगे, तो ऊर्जा कुशल एयर कंडीशनर यूज करेंगे, यानी कि जो कम बिजली की खपत करते हो ऐसे एसी लाएंगे हम। और जो थर्मल इंसुलेशन होते हैं, जो गर्मी को बाहर फेंकते हैं, हीट को बाहर भेजते हैं, ऐसी चीजों की, ऐसी युक्तियों की हम प्रयोग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो बिजली की मांग है वो कम हो जाएगी। हमारी नीति में उसी के हिसाब से बताया जा रहा है कि तो जो हमारी घोषित नीति है उसमें ये चीज रखी गई है कि ऊर्जा कुशल एयर कंडीशनर यूज करना है और थर्मल इंसुलेशन जैसी युक्तियों को यूज करना है, ताकि जो हमारा स्टेप जो हमारा स्टेप है उसके अनुसार काम हो सके, और जो हमारा एपीएस है उसको हम अचीव करने में सफल हो सके। यह कटौती आज नीदरलैंड जैसे कई देशों द्वारा किए गए कुल बिजली उत्पादन से भी बड़ी है। एयर कंडीशनर और अन्य कूलिंग उपकरणों के स्वामित्व और उपयोग में वृद्धि भारत में चरम बिजली की मांग में वृद्धि के प्रमुख चालकों में से एक है। स्टेप्स में 2030 तक चरम बिजली की मांग 2022 के स्तर से लगभग 60% बढ़ जाएगी, और इस वृद्धि का लगभग आधा हिस्सा कूलिंग के कारण होगा। यानी कि जो हमारी वर्तमान समय नीति चल रही, अगर उसके हिसाब से नीति चलती रही तो 2030 तक ये क्या हो जाएगा, तो 2022 के स्तर से लगभग 60% बिजली की मांग बढ़ जाएगी, और इसका आधा हिस्सा लगभग किसके लिए होगा, तो कूलिंग के लिए होगा। यानी कि जो हम ठंडा करने के लिए, स्पेस को कूलिंग करने के लिए लाते हैं, जगह को ठंडा करने के लिए, जैसे कूलर हो गया और यहाँ पे एसी हो गया, इस तरीके की चीजों के लिए ये आएगा। एपीएस में हालांकि बिल्डिंग कोड के कार्यान्वयन, अधिक कुशल उपकरणों का उपयोग और मांग प्रतिक्रिया उपायों को अपनाने से समान शीतलन आवश्यकताओं को कम ऊर्जा के साथ पूरा किया जा सकता है। इससे स्टेप्स की तुलना में चरम बिजली की मांग में वृद्धि लगभग एक चौथाई कम हो जाएगी। यानी कि जो वर्तमान समय नीति है, अगर इसमें हम सुधार करते हैं तो बिजली की मांग एक चौथाई तक कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, तो जो बिल्डिंग कोड है उसके क्रियान्वयन को लेकर के, जैसे आप देखेंगे ग्रीन बिल्डिंग भी कुछ बिल्डिंग को कहा जाता है, जहाँ पे बिल्कुल ही हम लोग जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करके बिजली का उत्पादन नहीं करते हैं, जहाँ पे सौर ऊर्जा हो गई, पवन, जो इनका प्रयोग करके हम ऊर्जा यूज करते हैं, बिजली को यूज करते हैं, तो उसको ग्रीन बिल्डिंग कहा जाता है। इसी तरीके से जो अधिक कुशल उपकरण है जिसमें ऊर्जा का कम उपयोग होता है, जैसे आप देखिए पहले 100 वाट का बल्ब आता था जो पीला कलर का जलता था, अभी भी आप लोग के घर में होगा, बहुत सारे लोग के घर में, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब हम लोग 7 वाट का, 5 वाट का एलईडी बल्ब यूज करते हैं, तो देखिए कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। तो वही चीज बताया जा रहा है कि जो ऊर्जा कुशल उपकरण है उसका यूज किया जाए। अगर उसके अलावा अगर हम और कोई कोशिश करना चाहते हैं तो देखिए, जैसे अगर पेड़ पौधे लगाएंगे ना तो अपने आप नेचुरल कूलिंग होगी, तो हमें एसी की कम जरूरत पड़ेगी। देखिए ना गाँव में कितने घरों में एसी रहती है, पर फिर भी वहाँ पे इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं रहता है, लोग आराम से रहते हैं, सुबह शाम एकदम रिलैक्स रहते हैं। उसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जो ऊर्जा दक्षता नीतियों के माध्यम से शीतलन मांग को कम करने से बैटरी या महंगी स्टैंड बाय उत्पादन क्षमता में निवेश की आवश्यकता कम हो जाती है, और इस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक लागत प्रभावी ढंग से एकीकृत करने में मदद भी मिलती है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत अपने ऊर्जा विकास में एक गतिशील नए चरण में आगे बढ़ रहा है, जो दीर्घकालिक शुद्ध शून्य उत्सर्जन महत्वाकांक्षा, नियामक परिष्कार और में वृद्धि और स्वच्छ ऊर्जा तैनाती पर ध्यान केंद्रित करने और घरेलू स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण द्वारा चिन्हित होता है। अपने ऊर्जा क्षेत्र को बदलने और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करते हुए जीवाश्म ईंधन के आयात बोझ को कम करने की क्षमता को पहचानते हुए भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की घोषणा की है, और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के निर्माण को बढ़ाने के लिए नीतियां बनाई गई हैं, और इस पर काम भी चल रहा है। जबकि भारत में स्वच्छ ऊर्जा निवेश 2022 में लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2030 तक स्टेप्स में दोगुना से अधिक हो गया। अपने शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस दशक के अंत तक निवेश को लगभग 3 गुना करने की आवश्यकता है। यानी कि जो हमारी नीति चल रही है इसमें 2 गुना कर दिया गया 2022 के स्तर से, लेकिन इसको 3 गुना करने की आवश्यकता है।
2050 तक भारत की शहरी आबादी 74% बढ़ जाएगी और प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हो जाएगी। अब अभी पहले ही बताया कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे एसी की खपत बढ़ेगी, तो यहाँ पे वही बता रहे कि जब प्रति व्यक्ति आय 3 गुना बढ़ेगी तो भैया एसी की खपत भी बढ़ती जाएगी उसी के अनुपात में। उसके अलावा बात की जा रही है कि जो औद्योगिक उत्पादन है वो भी तेजी से बढ़ा, जैसे लौह और इस्पात के उत्पादन में 3 गुना और सीमेंट के 2 गुने होने के साथ साथ 2050 तक आवासीय एयर कंडीशनर स्वामित्व में 9 गुना की वृद्धि देखने को मिलने वाली है। परिणाम स्वरूप 2022 और 2050 के बीच स्टेप्स में तेल और प्राकृतिक गैस की मांग लगभग 70% बढ़ जाएगी, जबकि कोयले की मांग 10% बढ़ जाएगी, भले ही सौर पीवी बिजली उत्पादन में प्रवेश कर रहा हो। परिणाम स्वरूप भारत का वार्षिक CO2 उत्सर्जन अभी भी 2050 तक लगभग 30% बढ़ जाएगा, जो दुनिया में सबसे बड़ी वृद्धि में से एक होगा। यानी सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन की जो वृद्धि होने वाली है उसमें से एक भारत भी शामिल हो जाएगा अगर वर्तमान नीतियों को हम फॉलो करते हैं, इसमें सुधार नहीं करते हैं तो। स्टेप्स में 2050 तक कुल उत्पादित बिजली का लगभग 45% सौर ऊर्जा से आएगा। एपीएस में यह आंकड़ा 50% को पार कर जाता है। यानी होना कितना चाहिए तो 50% से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन होगा कितना तो ये होगा 45%, जैसे हमारी नीतियां हैं, जो हमारी घोषणा है उसके हिसाब से हमें 50% करना चाहिए, लेकिन होगा कितना तो 45%। स्टेप्स और एपीएस दोनों में भारत ने 2030 तक 50% गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस स्टेप्स के अलावा एपीएस में स्वच्छ ऊर्जा निवेश भी इलेक्ट्रोमोबिलिटी, कम उत्सर्जन वाले हाइड्रोजन, ग्रिड विस्तार और अन्य सूक्ष्म ऊर्जा बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास को बढ़ावा देता है। इसमें कहा गया है नतीजतन भारत का वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2050 तक एपीएस में मौजूदा स्तर से 40% से अधिक गिर जाएगा, भले ही इस अवधि में इसकी जीडीपी चौगुनी हो गई हो। वैसे ये आर्टिकल बहुत बोरिंग था, आप लोग को भी बोरिंग ही लगा होगा, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा फैक्ट दे रखा है कि 50% बढ़ जाएगा, स्टेप में बढ़ जाएगा, एपीएस में बढ़ जाएगा, एपीएस में इतना होना चाहिए, स्टेप्स में इतना हो गया है। तो आप लोग को लग रहा है यार कितना बोरिंग आर्टिकल है, क्या ही बोल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखिए एक बार इसको पीडीएफ देखिएगा फिर से, या फिर एक बार फिर से वीडियो सुनेगा, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इस ऐसे जो आर्टिकल होते हैं उसको 2 बार 3 बार आपको देखना होता है, क्योंकि फैक्ट इतना जल्दी नहीं याद होता है, और जब भी फैक्ट वाली बात आती है तो हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, तुरंत वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती हैं। इसका यही एक तरीका है कि बार बार आप उस चीज़ को देखिए, रिवाइज करिए, और उसका कोई दूसरा तरीका नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं बने कि लगा दें और फिर आपको याद हो जाए। अब ये रहा आपके लिए अभ्यास प्रश्न। भारत में ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है, ऐसे में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों तथा उनसे निपटने के सुझावों के बारे में बताइए। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में, जिसने ये दोनों रिपोर्टों जारी की है। इसका स्थापना कब की गई थी तो 1974 में की गई थी। अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि 1973 का जो तेल संकट उत्पन्न हुआ था युद्ध के बाद, अरब देशों पर जो प्रतिबंध लगा था, उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे तो पेरिस, फ्रांस में है। इसके सदस्य कितने तो टोटल 30 सदस्य हैं। इसका सदस्य बनने के लिए ओईसीडी का सदस्य होना अनिवार्य है, परंतु सभी ओईसीडी सदस्य इसके सदस्य नहीं है। ओईसीडी का पूरा नाम है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपको आईईए का सदस्य बनना है तो पहले आपको ओईसीडी का सदस्य बनना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये ओईसीडी हो गया और ये हो गया आईईए। अब यहाँ पे मान लीजिए टोटल 50 सदस्य हैं, तो इसी के सदस्य, इसी 50 में से ही कोई यहाँ पे आ सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि 50 के 50 ही इसके सदस्य हो जाए। मान लीजिए इसमें से 40 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे आईईए में शामिल हो गए, तो ये 40 लोग यहाँ पे आईईए के सदस्य हो गए, बाकी के 10 जो है यहाँ पे रह गए। तो कहने का मतलब ये कि जो ओईसीडी के सदस्य हैं सिर्फ वही लोग ये बन सकते हैं आईईए के सदस्य, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ओईसीडी का सदस्य बनने के लिए आपको आईईए का सदस्य बनना पड़े। इसके द्वारा जारी की जाने वाली कुछ प्रमुख रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे बताया, जैसे वैश्विक ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड स्थिति रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जिसके बारे में हमने बात की है, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेज, एनर्जी टेक्नोलॉजीज पर्सपेक्टिव्स। तो इसके द्वारा जारी कुछ रिपोर्ट है। उम्मीद है आज का लेक्चर बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत बोरिंग लेक्चर था। जब मुझे खुद लग रहा है तो आप लोग को भी लग रहा होगा, लेकिन देखिए उसका कोई तरीका नहीं है भैया। अगर आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा ना मेंस में, तो आप रह जाएंगे। मजाक मस्ती अपनी जगह है, पर जैसे वर्तमान समय हमारी जरूरतें बढ़ती जा रही ऊर्जा को लेकर के, और हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही, अगर इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि अगर आपसे वो यूपीएससी मेंस में या फिर स्टेट पीसी में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ली इसके बारे में। तो बोरिंग अपनी जगह है, पर यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं। और इस तरीके की जो चीजें होती है, जैसे पर्यावरण से जुड़ा हो गया, ऊर्जा हो गया, महिलाओं से संबंधित कोई मुद्दा हो गया, या फिर जो हमारे समाज के निम्न तबके हैं, बच्चे हो गए, महिलाओं हो गए, इनसे जुड़ा कोई मुद्दा होता है ना, या फिर नॉर्थ ईस्ट हो गए, इनसे जुड़ा कोई मुद्दा होता है, तो ये हमारी यूपीएससी के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप पेपर उठा के तो देखिए, पीआईक्यू उठा के तो देखिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो चाहे बोरिंग लगे चाहे अच्छा लगे, पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना। जब तक पढ़ेंगे तब तक मेहनत करते रहेंगे और हो जाएगा सिलेक्शन जल्दी, अगर लगातार मेहनत करते रहे तो। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में बहुत सारी गलतियां हैं, उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए, डे बाय डे मुझ में भी सुधार हो ही जाएगा। आफ्टर ऑल मैं भी इंसान ही हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट गाइस। थैंक यू।